हेलो एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ DICS, जहाँ पे आज ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि सी सेट की अप्रोच कैसी होनी चाहिए। डन। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे देखने को मिलते हैं जो बोलते हैं कि सर हमारे GS में 100 से ऊपर मार्क्स थे, बट सी सेट में जो कट ऑफ था या तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स था उससे हम लोग बस खाली 2 या 3 मार्क्स पीछे थे, या तो कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिनके अराउंड 66 या तो 66.5 मार्क्स भी होते हैं, बट वो खाली थोड़े पॉइंट मार्क से रह जाते। डन। तो इन लोगों ने गलती क्या करी होती है? गलती बस खाली एक ही होती है कि जो टाइम पे सी सेट करना चाहिए था वो टाइम पे सी सेट किया नहीं, उस टाइम पे पूरा GS पे फोकस किया, एंड जिस टाइम पे GS करना चाहिए था उस टाइम पे वापस वो लोग सी सेट लेके बैठे। तो GS के टेंशन में ना तो सी सेट हुआ, एंड सी सेट ना हुआ तो सिलेक्शन भी नहीं हुआ, प्री भी पास नहीं हुई। डन। अब सी सेट बहुत सारे बच्चे लाइटली लेते हैं, सी सेट को प्लीज़ लाइटली मत लो। हमें एंड आपको सबको पता है कि सी सेट के जो मार्क्स होंगे वो आगे काउंट नहीं होने वाले, बट सी सेट क्वालिफाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सी सेट में बात करें सेगमेंट के बारे में, तो सी सेट में अलग अलग 3 सेगमेंट होते हैं। एक आपको पता है मैथ्स, जिसको बहुत सारे लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, एंड शॉर्ट में क्वांट। सेकंड पोर्शन होता है रीजनिंग, जिसको बहुत सारे लोग लॉजिकल एबिलिटी भी बोलते हैं, एंड थर्ड पोर्शन होता है कॉम्प्रिहेंशन, जिसको प्यार से लोग RC भी बुलाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब ये 3 सेगमेंट है। क्वेश्चन की बात करें तो टोटल क्वेश्चंस होने वाले 80, बट आपको भी पता है कि पर क्वेश्चन वेटेज कितना होगा, 2.5। तो आपके जो टोटल मार्क्स होंगे वो कितने होने वाले, 200। एंड इसमें से आपको अगर क्वालिफाई करना हो तो 33% मार्क्स चाहिए। इसका मतलब अराउंड आपको 66.67, या तो अच्छे से गिने राउंड फिगर में तो आपके 67 मार्क्स होने चाहिए। अब क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो हर एक सेगमेंट में से आप एटलीस्ट 25-25 क्वेश्चन तो अज्यूम कर सकते हो ऑन एन एवरेज। बाकी +or-3 +or-4 वो तो चलता है, बट एटलीस्ट एक सेगमेंट में से 25 क्वेश्चन तो होने ही वाले हैं। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे देखने को मिलते हैं जो ये बोलते हैं कि सर हमारा मैथ्स स्ट्रॉन्ग है। अब जो बच्चे का मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा ऑटोमेटिकली उस बच्चे का रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग होने ही वाला है। समझना अच्छे से, जिसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा उसका ऑटोमेटिकली रीजनिंग स्ट्रॉन्ग होगा, बिकॉज मैथ एंड रीजनिंग जिसको मतलब समझ लो क्या, जिसकी कैलकुलेशन ही स्ट्रॉन्ग है उसका लॉजिक भी सही होने वाला है। ऐसे बहुत कम बच्चे आप लोग को देखने को मिलेंगे, 1000 में से एक बच्चा ऐसा होगा जो ऐसे बोलेगा कि सर मेरा रीजनिंग का पोर्शन स्ट्रॉन्ग है एंड मैथ्स वीक है। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं। जिसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग होता है उसका रीजनिंग स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटिक होने ही वाला है। डन। एक ये बच्चे होते हैं। सेकंड, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये बोलते हैं कि सर हमारा कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग है। कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग का मतलब कि वो लोग ऐसे सोचते हैं कि सर हम लोग कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे कुछ भी करके, बस आप हमें मैथ्स के क्वेश्चन मत दो। जो रीजनिंग में भी वीक है, जो मैथ्स में भी वीक है, जो बस खाली कॉम्प्रिहेंशन में स्ट्रॉन्ग है, ऐसे बच्चे होते हैं। थर्ड टाइप के बच्चे ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि सर हमारा रीजनिंग ही स्ट्रॉन्ग है, ना तो हमें RC में कुछ पता है ना तो हमें मैथ्स में कुछ पता है। तो सिंपल सी चीज़ समझना, ये 3 सेगमेंट आपके पास थे, 3 पोर्शन में से आपका बस खाली कोई एक पोर्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिसके अगर मान लो कि 25 क्वेश्चन आए तो 25 में से आप एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस कर पाओ। इतना स्ट्रॉन्ग होगा तो भी कोई टेंशन नहीं है। डन। देखो मेरे अकॉर्डिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए, जैसे कि आप बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे कि सी सेट आपको भी पता है कि वो काउंट होने वाला है नहीं, तो सी सेट को इतना फोकस नहीं करते, सी सेट बस खाली वीकेंड्स पे करेंगे। बहुत लोग ऐसा करते हैं, बट अगर आप वीकेंड्स पे सी सेट करोगे तो समझना कि आपने इस संडे सी सेट किया, मान लो कि इस संडे आपने परसेंटेज पढ़ा, फॉर एन एग्जांपल इस संडे आपने परसेंटेज पढ़ा। अब परसेंटेज में आपने थोड़े थोड़े क्वेश्चंस किए, एक परसेंटेज वाला चैप्टर पूरा खत्म कर दिया। डन। अब अगले संडे आप सी सेट लेके बैठोगे। अगले संडे सी सेट का मतलब कि परसेंटेज के ऊपर से जो भी चैप्टर होगा वही आपको करना पड़ेगा। तो परसेंटेज के ऊपर से चैप्टर कौन सा होगा? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो मान लो कि आपने एक संडे को परसेंटेज किया, अब आपने पूरा एक हफ्ता यानी कि 6 दिन आपने GS पढ़ा, GS के अलग अलग सब्जेक्ट आप जो भी पढ़ रहे हो। उसके बाद 6 दिन GS की मारामारी के बाद आपने वापस से संडे परसेंटेज का एक सेगमेंट सिंपल इंटरेस्ट लिया, बट ये 6 दिन में आपके दिमाग में जो सी सेट बैठा था ना वो ख़त्म हो गया।
जितने भी ट्रिक्स आपने परसेंटेज की पढ़ी थी, जितनी भी कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग हुई थी, जितनी भी मसल मेमोरी आपके दिमाग की स्ट्रांग हुई थी, आपके दिमाग में जो परसेंटेज वाला भूत चढ़ा था वो सब कुछ 6 दिन में ख़त्म हो गया। अब वापस से आप जब संडे सिंपल इंटरेस्ट लेने बैठोगे तो 20% ऑफ 400 ऐसे सिंपल क्वेश्चन में भी आपको बेसिक से करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो मेरी मानो पर्सनल एडवाइस है कि सी सेट अगर अच्छे से क्वालिफाई करना हो तो सी सेट को आप वीकेंड पे मत रखो, डेली सी सेट करो। बट डेली कितना, ये नहीं बोलता कि डेली इसको आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा दो, नहीं, सी सेट को इतना भाव देना ही नहीं है, भाव तो पूरा जीएस को ही देना है। बट सी सेट को एवरी डे एटलीस्ट 15 मिनट करो। 15 मिनट भी ना करना हो तो डेली दिमाग में एक चीज़ बिठा के रखो कि सी सेट के आप डेली 15 क्वेश्चन करो, या तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चन करो, कि आप सी सेट के साथ जुड़े तो रहो। मैथ्स एंड रीजनिंग इज़ लाइक अ जिम। जैसे कि मान लो आप जिम में जा रहे हो, एक दिन आप जिम में गए, दूसरे दिन आप जिम में गए, जिम में जाओगे तो एक हफ्ते में तो आपकी बॉडी बनेगी नहीं। सेम एज मैथ एंड रीजनिंग आप एक हफ्ते करोगे तो आपकी इतनी मसल मेमोरी भी स्ट्रांग नहीं होगी। सेकंड थिंग कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप मैथ्स में स्ट्रांग हो रहे हो। बट एक हफ्ते के बाद ड्रास्टिकल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा कि नहीं, ये जो क्वेश्चन था वो मैं एक हफ्ते पहले विथ पेन एंड पेपर कर रहा था, बट इसका लॉजिक अब मैं समझ गया तो अब मैं इसको विदाउट पेन एंड पेपर भी कर रहा हूँ। तो मेरी मानो तो सी सेट का जो पोर्शन था वो आप डेली 10 क्वेश्चन या तो 15 क्वेश्चन चालू कर दो। वीकेंड पे इसको मत रखो, वीकेंड पे रखोगे नुकसान आपका ही है। डन। एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में लोग ये कहते हैं कि नहीं, इसको वीकेंड पे करते हैं, फिर सी सेट में क्वालिफाई ना हुए तो फिर सेकंड अटेम्प्ट में इसको डेली करने जाते हैं। तो एक अटेम्प्ट वेस्ट क्यों करना है? सही मानो, वीकेंड की जगह पे इसको डेली 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन कर लो। बुक्स आपके पास अवेलेबल होती है, मटेरियल आपके पास अवेलेबल होता है, क्वेश्चन आपको यूट्यूब से या तो फिर गूगल से जितने चाहो उतने मिल सकते हैं। आपके पास PYQ भी पड़े। डेली आप करो ना एक एक पेपर, एक एक पेपर भी नहीं, बस खाली 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करोगे डेली, आपका दिमाग थोड़ा 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 स्ट्रांग होता जाएगा। डन। एंड सही मानो कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि जिनका मैथ्स वीक है, आप लोग ना बहुत जल्दी हार मान लेते हो। आपसे अच्छा आपका जो बचपन था ना वो वाला पर्सन था। आपका ही जो बचपन वाला पर्सन था वो आपसे बहुत अच्छा था, वो कभी हार नहीं मानता था। समझना अच्छे से कि वो क ख ग ABC 1 2 3, उसके बाद ये साइकिल चलाना, बोलना, अलग अलग कलर को पहचानना, ये सब चीज़ें कितनी डिफ़िकल्ट होती है एक 8 या 9 साल के बच्चे के लिए, या तो वो क ख ग सीखना 4 या 5 साल के बच्चे के लिए। बट आपका जो बचपन वाला पर्सन था ना उसने कभी हार नहीं मानी। आप लोग अभी क्या करते हो कि सर ये चैप्टर नहीं करूँगा तो चलेगा, नहीं चलेगा भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तू जो चैप्टर छोड़ेगा ना वही चैप्टर बाकी के 50 लोग करेंगे, करना ही पड़ेगा। आपको जॉब लेनी है, आपको क्वालिफाई होना है, आपको IAS IPS बनना है। तो अगर आप IPS IAS बनने की हिम्मत रखते हो तो आप बस खाली मैथ्स के एक चैप्टर से क्यों भाग रहे हो? एक दिन नहीं आएगा, दूसरे दिन भी नहीं आएगा, तीसरे दिन उसको आना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ भी करके। बट अगर उसको आप बीच से छोड़ दोगे ना तो फिर नहीं कर पाओगे। तो मैं ऑलवेज ये बोलता हूँ कि आपसे अच्छा आपका बचपन वाला पर्सन था, जो साइकिल से गिरने के बाद भी 1 2 3 4 5 बार गिरने के बाद भी साइकिल चलाना छोड़ा नहीं उसने। एंड अभी आप बाइक कार सब कुछ चला रहे होगे। समझ रहे हो? तो मैथ्स को ऐसे मत समझो कि मैथ्स कोई भूत है। मैथ्स से आप डर क्यों रहे हो? कुछ भी नहीं है मैथ्स में। बेसिक से आप पढ़ो, डेली 10 10 क्वेश्चन करो, हो जाएगा। एंड अगर वो भी नहीं करना है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इंपॉर्टेंट थोड़े बहुत चैप्टर्स कर लो जिससे आप क्वालिफाई कर पाओ। देखो RC तो आप लोग करने ही वाले हो, बट आपको भी पता है कि RC बहुत टाइम टेकिंग है। पूरा पैसेज पढ़ोगे, पैसेज पढ़ने के बाद आप उसमें क्वेश्चंस पढ़ोगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर आप पैसेज वापस पढ़ोगे। ये पढ़ने में ही आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। एक बार आपको पैसेज समझ में नहीं आया तो आप दूसरी बार उसको एकदम शांति से पढ़ोगे। अरे भाई, जब पढ़ने में एक बार में समझ में नहीं आया तो शांति से पढ़ने में भी समझ में नहीं आने वाला है। समझे? तो समझो कि स्टार्टिंग में आपकी अप्रोच होनी क्या चाहिए। अप्रोच एक सिंपल सी होनी चाहिए कि आपको मैथ्स एंड रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस आते, जैसे ही आपके हाथ में पेपर आया, आपने पेपर देखा, स्टार्टिंग में आप RC पे नहीं गए, स्टार्टिंग में मैथ्स एंड रीजनिंग के आपको जितने भी क्वेश्चंस आते वो वाले क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए। डन। अब मैथ्स एंड रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उसके अकॉर्डिंग देख लो कि आपके मार्क्स कितने हो रहे। देखो आपको पता होगा, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है,
क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको पता है कि आपने उसमें लॉजिक लगाया होगा, कैलकुलेशन करी होगी, तो आपका आंसर 90% या 95% सही होगा। मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने पे इतने बस खाली 5 या 10% क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो गलत हो सकते हैं, बट 90% क्वेश्चन सॉल्व करने पे आंसर आ जाते हैं एंड वो सही होते हैं। डन। मान लो कि मैथ्स एंड रीजनिंग से आपके 30-35 क्वेश्चन हो रहे, मैथ्स एंड रीजनिंग के टोटल 50 या 55 क्वेश्चन थे, उसमें से आपके 30 या 35 क्वेश्चन हो रहे, तो फिर आरसी में इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आरसी आप करो, नो डाउट, ऐसे नहीं बोल रहा कि आप नहीं करो, बट एक दिमाग से एक हेडेक निकल जाएगा। डन। बट मान लो कि मैथ एंड रीजनिंग के पोर्शन से आपके बहुत ही कम क्वेश्चन हुए, तो फिर आरसी में लोड लेना पड़ेगा। एंड ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, ये एक्सपेरिमेंट आप सीधा एग्जाम में नहीं कर सकते, ये एक्सपेरिमेंट आपको मॉक टेस्ट में करना पड़ेगा। एक एक चीज़ें ध्यान से समझना। ये मैं जो बोल रहा हूँ कि पहले मैथ रीजनिंग करो, उसके बाद क्वेश्चन गिन लो, उसके बाद आप सीधा आरसी पे जाओ, ये आप सीधे एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। उसके पहले आप जो प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट दोगे ना, तो 5, 6, 8, 9, 10 जितने भी आप मॉक टेस्ट दोगे, वो सारी की सारी मॉक टेस्ट में ये चीज़ आपको अप्लाई करनी पड़ेगी कि क्या ये आपका जो इक्वेशन आप बना रहे हो वो सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। कि पहले मैथ एंड रीजनिंग करने पे आपके अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो होगा ही होगा। डीमोटिवेट मत होना, अच्छे से मैं जो चैप्टर लिखवा रहा हूँ वो चैप्टर लिख लो, उतने चैप्टर कर लोगे तो भी आप अच्छे खासे उसमें मार्क्स लेके आ सकते हो। जैसे कि मैं अलग अलग आपको रीजनिंग एंड मैथ्स के चैप्टर लिखवा रहा हूँ, वो चैप्टर अच्छे से आप लिख लो। मेरे अकॉर्डिंग सिंपल स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि सी सेट को डेली करो, बट डेली 10 to 15 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। आप जीएस का जब भी रीडिंग करते हो या तो रिवीजन करते हो, उसके बीच में जो टाइम मिलता है, जैसे मान लो कि आपने 12 से 1 या तो 12 से 2 आपने जियोग्राफी किया, उसके बाद आप करने वाले हो 4 से लेके 6 या तो 4 से लेके 7 तक कोई और सब्जेक्ट, तो बीच में जो भी टाइम मिला ना, वो टाइम में माइंड फ्रेश करने के लिए रीजनिंग या तो मैथ्स करो। एंड धीरे धीरे करोगे, मैथ्स का मज़ा आएगा। डन। उसके बाद सेकंड चीज़, जब आप एग्ज़ाम में जाते हो तो मैंने जैसे बोला वो कि स्टार्टिंग में मैथ एंड रीजनिंग आप अप्रोच में लो कि मैथ एंड रीजनिंग सॉल्व करो, उसके बाद देख लो कि क्वेश्चन कितने सॉल्व हुए, उसके बाद आप आरसी पे जाओ। सिंपल सा लॉजिक है। सी सेट की इतनी ज़्यादा कोई वो होती भी नहीं है कि नहीं सी सेट को कैसे करें कैसे नहीं करना है। 3 सब्जेक्ट है, क्वेश्चन भी आपके पास है, आपका दिमाग आपको मना करे इसलिए आप नहीं कर रहे। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिख लो। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूँ तो सबसे पहले रीजनिंग। रीजनिंग में इंपॉर्टेंट चैप्टर फर्स्ट कैलेंडर, सेकंड क्लॉक। देखो ये दोनों ऐसे चैप्टर है, क्लॉक एंड कैलेंडर, यूपीएससी इसको एक चैप्टर ही मानती है, क्लॉक एंड कैलेंडर। बट अगर पढ़ने जाओ तो क्लॉक का पूरा पोर्शन अलग है, कैलेंडर का पूरा पोर्शन अलग है, दोनों के कॉन्सेप्ट भी अलग अलग है। बट 2024 में क्लॉक एंड कैलेंडर से 3 क्वेश्चन थे, 2025 में एक भी नहीं था। नो डाउट एक था कैलेंडर का, बट वो सीरीज का क्वेश्चन था। तो अगर यूपीएससी पूछेगी तो इसके 2-3 क्वेश्चन पूछ लेगी, नहीं पूछेगी तो एक भी नहीं पूछेगी। अल्टरनेट ईयर्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो 24 में आए थे, 24 में नहीं थे, तो 26 में पॉसिबल है कि इसके अच्छे खासे क्वेश्चन होंगे। बट ईजी चैप्टर है, करना है कर लेना। कैलेंडर, क्लॉक, थर्ड डायरेक्शन डिस्टेंस, फोर्थ ऑर्डर रैंकिंग, फिफ्थ कोडिंग डिकोडिंग तो बहुत अच्छे से करना है, कोडिंग डिकोडिंग को बिल्कुल भी मत छोड़ना। कोडिंग डिकोडिंग एंड सीरीज, ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोडिंग डिकोडिंग एंड सीरीज। अब सीरीज में या तो कोडिंग डिकोडिंग में अलग अलग टाइप के कोडिंग डिकोडिंग होंगे, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग, न्यूमेरिकल कोडिंग, सिंबल कोडिंग, सेंटेंस कोडिंग, चाइनीज़ कोडिंग, बहुत ही ज़्यादा टाइप्स है। सेम एज सीरीज़ में भी अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग, न्यूमेरिकल कोडिंग, अल्फ़ा न्यूमेरिकल कोडिंग, रिपीटेटिव सीरीज़, तो ये जितने भी टाइप्स इसके बनते हैं वो सारे के सारे मटेरियल में अवेलेबल होते हैं। आप एक बार देख लेना, यूपीएससी ने 25 में कोडिंग डिकोडिंग एंड सीरीज़ में से लगभग जहाँ तक मुझे याद है 7 क्वेश्चन पूछे थे। बस खाली एक चैप्टर में से 7 क्वेश्चन थे, तो इसको अच्छे से समझना, इसको स्किप मत करना। 5 के बाद अगर आगे कोई चैप्टर करने की इच्छा हो तो एक आप कर सकते हो सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, एंड इसके बाद 7th एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड रिलेशन। ये सारे चैप्टर्स बहुत ही ईजी है। इस बार
यूपीएससी ने एक नया चैप्टर इंक्लूड किया जिसका नाम है इनइक्वालिटी। ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, ऐसे कुछ साइन वाला क्वेश्चन आता है। अगर पढ़ना हो तो आगे अच्छे से पढ़ लेंगे, बट ये इनइक्वालिटी 25 के पेपर में था, तो पॉसिबल है कि अगर आगे जो भी एग्जाम्स आएगी उसमें भी इनइक्वालिटी रखेंगे। 9th सिलोगिज्म, या तो बहुत लोग इसको सिलोइज्म भी बोलते हैं, या तो शॉर्ट में सिलॉक्स, बहुत अच्छा नाम है इसका। एंड 10th लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग का मतलब क्या? लॉजिकल रीजनिंग का मतलब कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, आपको कोई ना कोई एक सिचुएशन दी होगी, उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, कंक्लूजन क्या निकलेगा, वो आपको बताना होगा। डन। तो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड लॉजिक्स, इतने बहुत सारे चैप्टर्स बनते। तो लॉजिकल रीजनिंग में अलग अलग 4 या 5 चैप्टर्स हो गए, बट सारे के सारे स्टेटमेंट्स वाले हो गए। तो सिंपल आपके पास रीजनिंग में ये 10 टॉपिक है करने के लिए। ये 10 टॉपिक आप अच्छे से कर लोगे तो रीजनिंग में आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते। जैसे कि एक डाइस आता है, एक रोमन लेटर आता है, फिर एनालॉजी होता है, ऑड वन आउट होता है। वो बेसिक चैप्टर्स है, वो रीजनिंग के है भी नहीं, उसको आप गिन सकते हो कि नहीं, वो जीके वाले क्वेश्चंस थे। जैसे एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट, ये जीके के बेस पे पूछा जाता है। डन। तो रीजनिंग इतना करोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। सेम एज अगर मान लो कि मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स में तो बस खाली चैप्टर्स ही अराउंड 30 चैप्टर्स हैं। अच्छे से आप पढ़ने जाओ यूपीएससी का सी सेट, तो 30 जितने चैप्टर्स मैथ्स में होते हैं, अलग अलग सबको डिवाइड कर दे तो। बट इसमें आपको पढ़ने कितने, अच्छा समझना कि ये चीज़ें मैं उनके लिए लिखवा रहा हूँ जो मैथ एंड रीजनिंग में वीक है। जो मैथ एंड रीजनिंग में स्ट्रांग है उनको तो पूरा करना ही है, आपको रिस्क नहीं लेना है। बट जो मैथ एंड रीजनिंग में थोड़े बहुत वीक है या तो एवरेज है, ये उनके लिए कि बस खाली आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, बाकी हम लोग देख लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। मैथ्स की बात करें तो एक चैप्टर कभी मत छोड़ना जिसका नाम है नंबर सिस्टम। अब आपको लगेगा कि सर नंबर सिस्टम तो क्या है, नंबर सिस्टम में वही तो सब आएगा, टाइप्स ऑफ नंबर, ऑड, इवन, ये सब ही होगा ना। बट समझना मेरे दोस्त कि नंबर सिस्टम बस खाली इतना नहीं है। नंबर सिस्टम में अगर आप डिटेल में जाओगे तो नंबर सिस्टम के डिटेल में एक टॉपिक होगा डिविजिबिलिटी रूल्स, एक टॉपिक होगा रिमाइंडर थियरम, एक टॉपिक होगा फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, एक क्वेश्चन होगा फाइंड यूनिट डिजिट। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं नंबर फॉर्मेशन पे, कि नंबर का फॉर्मेशन कैसा होता है। अलग अलग क्वेश्चन इसमें से यूपीएससी ने ऐसे भी पूछे जो 25 में भी था, एंड 2019 में था, एंड 21 के पेपर में था। उसको बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ डिजिट, रिपीटेशन ऑफ डिजिट। ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट है जो नंबर सिस्टम के अंडर में आते हैं। एक होता है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, या तो इसको बोल दो काउंटिंग ऑफ नंबर्स, काउंटिंग ऑफ नंबर्स। जैसे कि एक सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि 1 to 150 लिखने के लिए टोटल कितने नंबर चाहिए, सॉरी टोटल कितने डिजिट्स चाहिए। काउंटिंग ऑफ डिजिट करना, नंबर नहीं, काउंटिंग ऑफ डिजिट, काउंटिंग ऑफ डिजिट्स। तो ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है जो नंबर सिस्टम के अंडर में ही आते हैं। एंड पॉसिबल है कि ये सारे कॉन्सेप्ट में से एक एक क्वेश्चन हो, तभी नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, मान लो कि मैथ्स के टोटल 25 या तो 30 क्वेश्चन थे, उसमें से नंबर सिस्टम के अप्रोक्सीमेटली 10+ क्वेश्चन होते हैं। तो ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। नंबर सिस्टम के बाद एक ऐसा चैप्टर जिसको नंबर सिस्टम में ही काउंट किया जाता है, LCM एंड HCF, ये नंबर सिस्टम के अंडर में ही काउंट किया जाता है। बट पूरा सेगमेंट अलग है, पूरा कॉन्सेप्ट अलग है, तो उसको अलग पढ़ो तो अच्छा है। इसके बाद थर्ड परसेंटेज, फोर्थ रेशियो। अब अगर आप परसेंटेज पढ़ते हो तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यूपीएससी इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती है, बट प्रॉफिट एंड लॉस अच्छे से कर लेना। प्रॉफिट एंड लॉस,
एंड परसेंटेज का बहुत ही बेसिक पूछते हैं ये लोग। रेशियो में भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बट अगर रेशियो कर ही रहे हो तो साथ में मिक्सचर को करना मत भूलना। रेशियो एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन। नेक्स्ट 5th एज प्लस पार्टनरशिप, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट 6th स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। 7th मीन मीडियन एंड मोड। 8 AP एंड GP, arithmetic progression and geometric progression. And 9th probability and permutation and combination PNC। नेक्स्ट अगर कुछ करने की इच्छा हो तो आप कर सकते हो DI NDS एंड 11th mensuration 2D एंड 3D। तो इसका मतलब एरिया एंड 3D का मतलब वॉल्यूम। देखो इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अब मैंने आपको 40 चैप्टर में से ये सब कुछ कट करने के बाद 20 चैप्टर दिए, बट अगर आप 20 चैप्टर में भी ऐसे बोलोगे कि नहीं सर ये 20 भी नहीं होंगे तो भाई फिर भूल जाओ। डन। बाकी आपको और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ ये वीडियो के नीचे एक बार कमेंट कर देना, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। बट सिंपल एक चीज़ याद रखना, आज से CSET डेली 10 क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो। डेली 10 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, 15 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो मान लो कि आप हाफ एन आवर में 15 क्वेश्चन कर देते हो तो करो, बट अगर आप 15 मिनट में 15 क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर 20 क्वेश्चन भी कर सकते हो टाइम के अकॉर्डिंग, कि हाफ एन आवर या तो 15 मिनट से ज़्यादा टाइम मत देना। डेली 5, 10, 15 जितने भी हो, बट एक शेड्यूल बना लो कि भाई डेली में GS के बीच में जो भी टाइम मिलता है उसमें मैं 15 to 20 क्वेश्चन या तो 10 to 15 क्वेश्चन CSET के करूँगा, मतलब करूँगा। यही वाले चैप्टर्स के करो, कोई टेंशन नहीं है। PYQ सॉल्व करो, मॉक टेस्ट आपको जहाँ से भी मिले मॉक टेस्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई भी डाउट आता है बिंदास एक बार पूछ लो। क्लियर, डन। एंड जब भी आप मॉक टेस्ट दोगे उस टाइम पे अपनी स्ट्रेटेजी एक फॉलो कर लो। एक पेपर आप ऐसे देके देखो कि नहीं पहले मैं कॉम्प्रिहेंशन करूँगा, उसमें देखो कि आपका कितना वेटेज होता है, किस तरीके से आपका टाइम मैनेजमेंट होता है। सेकंड मॉक टेस्ट आप इस तरीके से दो कि नहीं मैं पहले मैथ रीजनिंग करूँगा, उसके अकॉर्डिंग देख लो कितना टाइम मैनेजमेंट होता है। आपकी स्ट्रेटेजी आप खुद ही बनाओगे, कोई भी फैकल्टी या तो कोई भी मेंटर आपको आपकी स्ट्रेटेजी बना के नहीं दे सकता, बिकॉज वो आपका दिमाग है, आपके दिमाग में आपको पता है कि आपको क्या करना है। डन। आप IAS IPS बनना चाहते हो तो आप अपनी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से खुद ना खुद बना सकते हो। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे अलग अलग, सीधा इम्प्लीमेंटेशन होगा ही नहीं। पहले 2-3 बार एक्सपेरिमेंट करो कि क्वांट करूँगा, मैथ करूँगा, रीजनिंग करूँगा, अपने आप सब कुछ दिमाग में आता जाएगा। डन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू क्लास।